कहूँगी कि आप भी शिक्षित बने, अपने बच्चों को भी शिक्षित बनाएं, लड़का हो या लड़की हो। शिक्षित होना बहुत ही महत्वपूर्ण है, जबकि मैं बताऊँगी कि काबिलियत की अगर बात की जाए तो पुरुषों से कई गुना ज़्यादा महिलाओं में कैपेसिटी है काम करने की। जहाँ महिला कस्टमर है, वहाँ महिला काम क्यों नहीं करेगी? क्योंकि जब हम महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की बात करते हैं तो ये भी तो आत्मनिर्भर बनाने का एक केंद्र है। कहती हूँ जितना शोषण जिम में होता है इतना शोषण कहीं नहीं होता। और आगे कहीं बढ़ना है तो फैमिली सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बातचीत के लिए हमारे साथ बबीता चौहान जी मौजूद हैं, जिनसे हम बहुत सारी चीज़ें जान रहे हैं, बहुत अच्छी चीज़ें निकल कर भी सामने आ रही हैं। साथ ही अब बात कर लेते हैं, जैसे अभी तक हमने बात करी महिला सशक्तिकरण को लेके, इसके साथ ही सरकार की तरफ से भी कई सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं जिससे महिलाएं पढ़ें, सशक्त बने खुद से। तो आगे आने वाले टाइम में ऐसी और कौन सी योजनाएं जिससे महिलाओं को आगे बढ़ने में बढ़ावा मिले? देखिए, आगे की योजनाएं सरकार क्या लेके आएगी तो इस बारे में तो मैं नहीं बता सकती, लेकिन इतना जानती हूँ कि जो अभी योजनाएं महिलाओं के लिए हैं वो सच में ऐसी चल रही हैं, चाहे तो वो स्वास्थ्य को लेके हैं या उनकी पढ़ाई को लेके हैं या उनके वैवाहिक जीवन के को लेके हैं या उनकी वृद्ध अवस्था के लिए है या उनके पैदा होने पे भी जब गर्भवती महिलाएं होती हैं उनके लिए भी। कि आज मैंने जैसे पहले भी बताया कि मैं आज कह सकती हूँ कि वो अगर बच्चियाँ हैं और घर वाले अगर चाहते हैं कि वो पढ़ें लिखें तो मुझे लगता है कि आज कहीं कोई ऐसी परेशानी नहीं है कि हम बच्चों को नहीं पढ़ा सकते। और इसके लिए जागरूकता अभियान जगह जगह चल रहे हैं। फिर भी अगर हम नहीं पढ़ पा रहे हैं या कुछ भी है तो कहीं ना कहीं फिर जागरूकता की कमी है कि हम उनको जगा नहीं पा रहे हैं और कहीं ना कहीं या वो जगना नहीं चाह रहे हैं। पर अगर सरकार की तरफ से की जाए, देखे जाए तो अब बहुत सारी सुविधाएं ऐसी हैं जो महिलाओं के लिए बहुत अच्छी हैं। उनसे चाहे रोजगार से संबंधित हैं, उनको इंडिपेंडेंट कैसे बना सकते हैं, मतलब बगैर ब्याज के आप लोन ले सकते हो। तो बहुत सारी चीज़ें कि अगर कुछ भी करना चाहें तो आराम से कर सकती हैं। जी। एक आपकी तरफ से एक आदेश जारी किया गया था जिसमें चाहे वो सैलून हो, चाहे जिम हो या हेल्थ क्लब्स हो, हर जगह पे एक महिला की नियुक्ति ज़रूरी है। इसके बारे में देखिए, बिल्कुल सही बात है ये। ये जब मैं आई थी महिला आयोग में उसके 1-2 महीने बाद ही मैंने ये आदेश दिए थे। उसका रीज़न ये है कि मेरा मानना है कि हमारी सरकारें भी बहुत प्रयास कर रही हैं और जहाँ तक हम देखते हैं वहाँ भी हम महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की बात करते हैं। तो मेरा मानना है, और फिर मैंने जितने मैंने 2 महीने या 3 महीने में उतने केसेस सुने, उसके आधार पर भी ये बात थी कि जहाँ महिला कस्टमर है वहाँ महिला काम क्यों नहीं करेगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अगर जिम की बात की जाए तो जिम में जाने वाली महिलाएं हैं कम से कम 60% महिलाएं और 40% लड़के होते हैं वहाँ, मतलब लड़के लड़कियाँ। तो उसके बावजूद वहाँ महिला एक भी कोई ट्रेनर नहीं होती, जिम में कोई महिला ही नहीं होती। अगर कोई महिला बाई चांस होगी भी तो या तो वो रिसेप्शन पे बैठी होगी या वो पानी पिला रही होगी। अगर वहाँ महिला कस्टमर हैं तो वहाँ महिला ट्रेनर क्यों नहीं हो सकती? क्यों? क्योंकि जब हम महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की बात करते हैं तो ये भी तो आत्मनिर्भर बनाने का एक केंद्र है कि जहाँ अगर 500 जिम भी अगर किसी शहर में है, अगर वहाँ लड़के तो बहुत सारे होते हैं, मैं कहती हूँ अगर आपने एक महिला भी रख ली वहाँ तो कम से कम 500 महिलाओं को हम आत्मनिर्भर बना पाए। किसी शहर में अगर 100 हैं तो 100 में आप एक महिला रख लें, आप वहाँ बनाएं। 1000 हैं तो आप 1000 महिलाओं को आत्मनिर्भर बना पाए। नंबर 1 सिक्योरिटी पर्पज से ये है कि बहुत सारी महिलाएं थी, आपने देखा होगा उस वक्त जब ये चला था तो बहुत महिलाओं के बहुत जिम में जाके भी इंटरव्यू हुए। जैसा कि मैं कहूँगी कि सुधीर जी ने भी दिखाया, ब्लैक एंड वाइट में पूरा एपिसोड इस पर दिखाया था। मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि सभी लोगों ने, पूरी मीडिया ने अच्छी बातों को प्रमोट किया। तो वहाँ भी जहाँ जहाँ वो जिम में गए उन्होंने इंटरव्यू लिया था, जहाँ ट्रेनर भी लड़के थे और करवा रहे थे वो, तो उन्होंने कहा सर यहाँ कोई है ही नहीं लड़की, कोई महिला ही नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि महिला यहाँ हो। और बोले हमें जो ये मैम का जो आदेश है हमें बहुत अच्छा लगा। दूसरा, फिर मैं नौकरी के लिहाज से भी मेरा जो एक फोकस है वो ये भी है कि जहाँ अगर महिलाएं काम, आजकल वैसे कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ महिला काम नहीं कर सकती। अब ये क्या इंटेंशन है, ये क्या ऐसी बात है कि जहाँ महिलाएं नौकरी कर सकती हैं और महिलाओं के लिए जगह है लेकिन आप महिलाएं नहीं रखते? तो क्यों नहीं रखते भाई? तो मेरा सिर्फ ये कहना था कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की वजह से भी और महिलाओं को सुरक्षा की दृष्टि से भी। और वहाँ सिर्फ और सिर्फ वो अपना लड़के की बॉडी शॉडी बना के, अपना वो कपड़े वपड़े पहन के, और आपने देखा होगा कि वहाँ मुश्किल से मुझे लगता है कि 5-7 हज़ार रुपये, 8-10 हज़ार रुपये ज़्यादा मिलते होंगे वहाँ। लेकिन अगर लड़के का ड्रेसअप देखोगे तो आप कम से कम 1 लाख रुपये के उस वक्त वो पहना होता है। ब्रांडेड जूते होंगे, ब्रांडेड जीन्स होगी, इवन के वो हाथ में मतलब बढ़िया ब्रेसलेट होगा, और लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए मोटी चैन पहने। तो ये सब कहाँ से आता है? ये 8-10 हज़ार की नौकरी में नहीं आ सकता। ये वो लड़कियाँ ही देती हैं, उन लड़कियों को ही ब्लैकमेल किया जाता है
क्योंकि उनके कहीं फ़ोटोग्राफ्स आपने देखा होगा कितनी बार सोशल मीडिया के माध्यम से पब्लिक हुए, कितने बार वीडियो बना लेंगे, या सप्लीमेंट्स में नशीले पदार्थ दे दिए उन्होंने, या उसको एडिट ही बना दिया नशे का कि नहीं साहब ये हम आपको प्रोटीन दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, वो दे रहे हैं। लड़कियों को लगता है कि पता नहीं ये मुझे क्या ही बनाने वाला है। तो वो ये सब चीज़ें बहुत शोषण, मैं कहती हूँ जितना शोषण जिम में होता है इतना शोषण कहीं नहीं होता। जिम एक अच्छी जगह है, जिम में जाना चाहिए। जिम एक हेल्थ के लिए बहुत ही परफेक्ट जगह है, लड़का हो या लड़की हो। लेकिन जिम मालिकों को भी इसको एक इस अंदाज में इसको नहीं करना चाहिए कि भाई वो यही ना देखें कि जिम खोल के छोड़ दिया उनको पैसा आ रहा है। जिम में आप ये भी देखिए कि उसमें क्या गतिविधियां चल रही हैं। कदम बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर हम लोग खुद भी टेलर की दुकान पर जाते हैं और जेंट्स टेलर होता है, कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं असहज महसूस करती हैं खुद को, तो उसके लिए भी मतलब आपका कहना ये है कि दोनों लोगों का इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी है, होना चाहिए। देखो, अगर टेलर की बात करूँ, मैं अगर व्यक्तिगत बात करूँ तो मैं आपको बहुत बड़ा आंकड़ा भी नहीं दूंगी, लेकिन कम से कम 30% महिलाओं का ये कहना है, बोले हम जाते हैं तो बहुत अनकंफर्टेबल फील करते हैं, लेकिन मजबूरी है क्योंकि वहाँ मास्टर को उसी को सिलना होता है। और कई बार क्या है कि महिलाएं भी और आजकल सब अच्छे कपड़े पहनना चाहते हैं, फिट कपड़े पहनना चाहते हैं, तो थोड़ा सा ये भी रहते हैं कि भाई ये अच्छे कपड़े सिलता है, राइट। लेकिन सिलाई कढ़ाई का काम अगर आपने देखा होगा तो वो महिलाओं का हुआ करता था, ना कि पुरुषों का हुआ करता था। उसमें भी वर्चस्व पुरुषों ने बना लिया। अब वो बनता चला गया, वो हमेशा से ये हो गया कि साहब वो मास्टर साहब हैं, है ना, टेलर को मास्टर कहते हैं। तो कभी टेलर को कहीं कोई सुना है कि नहीं वो मास्टर नहीं है, वहाँ हम उसको नाप दे के आएंगे या उससे कपड़े सिलवाएंगे? क्योंकि इस वाले फील्ड में आने ही नहीं दिया महिलाओं में। वो पुरुषों ने अपना ऐसा एक वहाँ वर्चस्व बना लिया कि जो महिलाओं के कपड़े सिल रहे हैं, सारे महिलाओं के कपड़े सिल रहे हैं, और उसमें पुरुष हैं। भाई आप अगर चलो ठीक है टेलर हैं, आप अच्छे टेलर हैं, आपको 10 साल 20 साल का एक्सपीरियंस है, आप अच्छे कपड़े सिल रहे हैं, तो आप मेजरमेंट के लिए महिला रख लीजिए। मैं वहाँ भी यही कहूँगी कि अगर पुरुष नाप लेना चाहता है, महिला कंफर्टेबल है तो वो ले, लेकिन जो कंफर्टेबल नहीं है तो वहाँ महिलाओं को रखें। महिलाओं को रखने से कि महिलाओं का काम है, महिला आपकी कस्टमर है, और वहाँ महिला के लिए ही काम नहीं है। क्यों नहीं है भाई? ये आत्मनिर्भर भारत बनाने की बात करते हैं, और महिलाएं देश की आधी आबादी हैं। जब सारी जगह अगर महिलाएं नहीं होंगी, और मैं तो कहती हूँ अगर 50% पर महिलाएं नहीं होंगी, तो वो कैसे आत्मनिर्भर भारत की बात करें, कैसे महिला सशक्तिकरण की बात कर सकते हैं? तो ये छोटी छोटी जगह कहने के लिए ज़रूर हैं, लेकिन मैं कहती हूँ छोटी जगह भी इसलिए नहीं कि अगर टेलर की भी बात की जाए, अच्छे टेलरों की मैं बात कर रही हूँ, तो कम से कम एक शहर में 200, 250, 300 टेलर होते हैं। अगर वहाँ एक भी महिला रखी जाती है, तो अगर एक शहर में 250, 300 बच्चियों को अगर नौकरी मिलती है तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और किसी एक आम परिवार में अगर 10-5 हज़ार रुपये महीने की भी नौकरी मिल जाती है तो वो एक बहुत बड़ा सहारा होता है। तो इन चीज़ों को लेके मुझे ये है कि जहाँ हमारी दोनों चीज़ें, कि महिलाएं अपने आप को सिक्योर भी फील कर रही हैं, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कुछ महिलाओं को वहाँ नौकरी भी दी जा सकती है। उनके हो सकता है किसी तो परिवार में महिलाएं ही घर चलाती हैं, तो किसी का अगर सहारा मिलेगा तो क्या बुराई है इसमें? तो ये होना चाहिए, ज़रूर होना चाहिए, और हो भी रहा है, बदलाव आया है, काफ़ी जगह हो रहा है। जानना ये चाहेंगे कि एक महिला को आगे बढ़ने के लिए किस तरह के सपोर्ट की ज़रूरत होती है, और साथ ही फैमिली की तरफ से क्या कुछ सपोर्ट उसको रहता है? देखिए, मेरा मानना तो ये है कि चाहे वो महिला है या पुरुष है, अगर आगे कहीं बढ़ना है तो फैमिली सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये हो सकता है कि पुरुषों को कम लगता हो कि मुझे फैमिली सपोर्ट नहीं है और मैं इंडिपेंडेंट होकर ही कुछ कर सकता हूँ, लेकिन अगर महिलाओं की बात की जाए, हो सकता है कर लेती हूँ, लेकिन अगर जब फैमिली सपोर्ट होता है तो चीज़ें बहुत आसान होती हैं। और इसका एग्जाम्पल मैं अपने आप को बहुत बड़ा एग्जाम्पल मानती हूँ, क्योंकि बचपन से लेकर आज तक जो मुझे फैमिली सपोर्ट मिला है, अगर शादी के बाद की बात करूं तो मेरे हस्बैंड का मेरे साथ इतना सपोर्ट रहा, उन्होंने सपोर्ट भी और विश्वास भी, दोनों चीज़, कि वो हमेशा एक मतलब इतनी स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड को लेकर मेरे पीछे खड़े रहे कि मैंने कभी यही परवाह नहीं की कि मेरे साथ क्या हो रहा है। जैसे कई लोग पूछते हैं कि मैम राजनीति में तो रोकने वाले लोग बहुत होते हैं, आप कैसे आगे बढ़ी, या आपको कभी रोका? मैंने कहा राजनीति नाम ही उसका है कि जब बराबर वाले को रोकेंगे तभी तो राजनीति में आगे राजनीति कहलाएगी वो। तो मैंने कहा कि, लेकिन एक्चुअली मेरा जो बैकग्राउंड था ना वो इतना स्ट्रॉन्ग था, मेरे जो हस्बैंड का जो मेरे साथ सपोर्ट था, कि मुझे इन चीज़ों ने मैंने कभी परवाह नहीं की। और वैसे भी मैंने बताया कि मैं कभी नेगेटिव सोचती नहीं, मैं पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ती हूँ। तो अगर घर में महिला को सपोर्ट नहीं है, अब जैसे मैं बताऊंगी आपको कि बहुत सारी महिलाएं आती हैं, मैम हम आना चाहते हैं पॉलिटिक्स में या हम आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन फैमिली सपोर्ट बिल्कुल नहीं है। तो फैमिली सपोर्ट नहीं होता तो वो बेचारी वहीं रुक के रह जाती हैं। जबकि मैं बताऊंगी कि काबिलियत की अगर बात की जाए तो पुरुषों से कई गुना ज़्यादा महिलाओं में कैपेसिटी है काम करने की, वो चाहे किसी भी फील्ड में। अब आपने देखा होगा कि अगर महिलाओं और पुरुषों को बराबर में रखा गया होगा तो महिलाओं ने अच्छे आपको अपने आप को प्रूफ किया होगा वहाँ।
तो मुझे लगता है कि अगर महिलाओं को मौका दिया जाता है तो महिलाएं अच्छा कर जाती हैं। पर चूंकि शायद मुझे लगता है कि बहुत सारे परिवार अभी भी महिलाओं पर विश्वास नहीं कर पाते, विश्वास इन द सेंस कि ये आगे जाएंगी तो कुछ कर पाएंगी, या उनको कमज़ोर समझ लेते हैं कि अरे छोड़ो तुम नहीं कुछ कर पाओगी या नहीं। तो मुझे लगता है कि जब परिवार का विश्वास होता है, परिवार का सपोर्ट हमारे साथ होता है, तो हम बहुत हिम्मत के साथ आगे बढ़ते हैं और अच्छे काम कर पाते हैं। तो चाहे वो पुरुष भी है, अगर पुरुष में भी पीछे अगर फैमिली का सपोर्ट है, इवन अगर उसकी वाइफ का सपोर्ट उसके साथ है, तो मुझे लगता है कि आगे बढ़ने में बहुत सारी मुश्किलें हैं वो आसान हो जाती हैं। तो मुझे लगता है कि पुरुष और महिला अगर दोनों की बात करूँगी तो मुझे अपने से अच्छा एग्जाम्पल शायद ही कोई लगे कि हम दोनों ने आपस में एक दूसरे को इतना सपोर्ट किया है कि मैंने कभी उनको ये नहीं कहा कि भाई आप कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। जो उनका मन था उन्होंने काम किया। जबकि उस वक्त तो मैं भी कह सकती थी कि जैसे अगर किसी की मदद की बात आती थी तो वो कुछ भी कराते थे कहीं भी जाके। तो मैं कई बार कहती थी, जैसे अगर समाज सेवा की अगर हम आते तो बात करती, तो कई बार जब हम भी उतने बड़े लेवल पे नहीं थे कि जहाँ उन्होंने 14 बच्चे अडॉप्ट किए हुए थे। तो मैंने उनसे एक बार कहा, मैंने कहा यार तुमने 14 बच्चे अडॉप्ट किए हैं, 2 बच्चे अपने भी हैं। मेरा छोटा बेटा था तो वो बहुत छोटा था तो बोले कि नहीं 14 की जिम्मेदारी मुझे दे दो और 2 बच्चों की जिम्मेदारी तुम ले लो, है ना। तो लगातार तब से बच्चे इतने अडॉप्ट करते हैं, पढ़ते चले आ रहे हैं। तो फिर मैंने उसके बाद कभी उनसे ये नहीं कहा, क्योंकि मुझे पता चला कि इनका टेस्ट नेचर है ये, और इनका टेस्ट ये है, इनको इससे सुकून मिलता है। अब मैं आगे बढ़ी तो उन्होंने मुझे मतलब मेरी व्यवस्थाओं में मेरी मदद की उन्होंने। मतलब मुझे कहाँ जा रही हूँ, क्या करना वाली हूँ, ये नहीं उन्होंने कभी सोचा। उन्होंने सोचा कि मैं कहाँ जा रही हूँ, मुझे वहाँ क्या प्रॉब्लम हो सकती है। उन्होंने उन चीज़ों को संभालने की कोशिश की। तो मुझे लगता है जब इस तरह का सपोर्ट होता है तो वो निर्भीकता से और बहुत अच्छे से दोनों आगे बढ़ सकते हैं। तो फैमिली सपोर्ट तो कोई भी है, बच्चे हैं, बड़े हैं, हस्बैंड है, वाइफ है, सभी को बहुत मायने रखता है और होना भी चाहिए। जी। जितेंद्र सर से भी जब मेरी बातचीत हुई थी, उन्होंने भी बहुत सारे काम ऐसे लॉयंस क्लब की तरफ से बताए थे जो बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे। लॉयंस क्लब को लेके क्या कहेंगी, कैसे बना और उसके पीछे पूरा सपोर्ट किसका था, मेहनत किसकी थी? देखिए, आपको जैसा पता होगा कि लॉयंस क्लब वर्ल्ड की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है और जो बहुत सारे समाज सेवा के ही काम करती है। मैं ये गर्व से कह सकती हूँ कि मैं भी लॉयंस क्लब की मेंबर हूँ, और मेंबर ही नहीं हूँ, मैं भी अपने प्रेसिडेंट टाइप और ये सब रह चुकी हूँ, क्योंकि मेरा फील्ड दूसरा था। बल्कि जितेंद्र जी तो अब इंटरनेशनल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और उनका कद बहुत बड़ा भी है वहाँ, और उन्होंने काम भी वैसे किए। उन्होंने तो लॉयंस क्लब की अगर बात की जाए तो लॉयंस क्लब, मुझे लगता है कि जो ये प्लेटफॉर्म पे हैं जिस पे हम, और इसमें काम करने में जो हमें आसानी हो रही है, उसमें लॉयंस क्लब का बहुत बड़ा सहयोग है। सहयोग इन द सेंस कि हमें वहाँ से आदत पड़ी हुई थी कि हम लोगों के लिए क्या काम कर सकते हैं, हम समाज में अपना कैसे योगदान दे सकते हैं। तो शायद वो जो एक विषय था वो सीखने का वहाँ से मिला, जिसके लिए मुझे आसानी रही अपनी चीज़ों को रखने के लिए भी आगे, और लोगों की मदद करने का भी मुझे एक आइडिया था कि मैं किस रूप में और कैसे आगे लोगों को बढ़ा सकती हूँ। तो मुझे लगता है कि लॉयंस क्लब जैसी जहाँ संस्थाएं होती हैं वहाँ कुछ अच्छे होते हैं। आज भी अगर हिंदुस्तान की भी बात की जाए, कहीं कोई आपदा आती है, कहीं कुछ आती है, तो मुझे लगता है कि लॉयंस क्लब एक ऐसा क्लब है कि जहाँ सबसे पहले खड़ा हुआ दिखाई देता है, चाहे तो वो फाइनेंशियली हो और चाहे वो फिजिकली लॉयंस मेंबर्स के हिसाब से हो। तो चाहे जितनी भी आपदाएं जहाँ भी आई हैं, और लॉयंस क्लब के अपने देखिए कि उनके चाहे ब्लड बैंक हैं, आई हॉस्पिटल है, एजुकेशन के अगर दिल्ली की भी मैं बात करूँ तो ऐसे स्कूल आज लॉयंस क्लब चला रहा है जिसमें अप्रोच से एडमिशन होते हैं। और हॉस्पिटल की बात करूँ तो यहीं आपके एरिया की बात कर रही हूँ, ऑल वर्ल्ड तो पता नहीं कितने और ऑल इंडिया में कितने हैं, कि यहाँ भी ऐसे हॉस्पिटल्स हैं कि जिनमें अच्छे लोग अपने घरों के ऑपरेशन कराते हैं। ब्लड बैंक की बात करूं तो आज मैं कह सकती हूं कि अगर कहीं किसी को ब्लड नहीं मिल रहा है तो वो लॉयंस क्लब की ब्लड बैंक बन जा सकता है। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये कहीं ना कहीं बहुत प्रभावित करती हैं और ये हमारे लिए बहुत सहायक बनी है। कई बच्चों को भी चिकित्सा के क्षेत्र में, मतलब टीबी के मरीजों को भी बहुत पढ़ाई में भी बच्चों को अडॉप्ट करते हैं। टीवी के मरीज हैं जो उनको भी अडॉप्ट करते हैं। और बल्कि एक बार तो जब कोरोना था, तो जब माननीय प्रधानमंत्री जी की अगर मैं बात करूं, तो जब वैक्सीनेशन की बात आई थी तो उन्होंने मंच से अपनी सार्वजनिक रूप से कहा था कि मैं चाहता हूं कि लॉयंस और रोटरी जैसे अगर क्लबों और संस्थाओं को साथ लेके चलेंगे तो लोगों को हम जल्दी विश्वास जीत पाएंगे। और ये पहले वैक्सीनेशन कराने से लोग डर रहे थे कि नहीं हम नहीं कराएंगे, पता नहीं क्या है, तो उसमें भी लोगों की बहुत मदद की। कोरोना का टाइम में लॉयंस ने इतना काम किया, चाहे वो मास्क थे, चाहे वो दवाइयाँ थी, चाहे जो भी थी, सारी चीज़ें बहुत हमने खुद ने इतना फिजिकली हम इन्वॉल्व रहे। कोरोना होते हुए भी हम सड़क पे थे,
तो ये चीज़ें हमें बहुत सारी सीखने को मिली और मुझे लगता है कि कोई भी जगह अगर अच्छी चीज़ कुछ सीखने को मिलती है तो उसको ज़रूर ग्रहण करना चाहिए, तो उससे हमें आसानी रही आगे बढ़ने में। जी। लोगों की मदद से लेके सारे ही काम किए गए, लेकिन एक चीज़ ये है कि इन सभी चीज़ों के बीच में एजुकेशन का क्या रोल रहता है। एक अहम रोल एजुकेशन का होता है, लेकिन आजकल हम देखते हैं कि हमारे समाज में कुछ वर्ग ऐसे भी हैं, जैसे मुस्लिम समाज की बात कर ली जाए तो वहाँ पे बेटियों को पढ़ाया नहीं जाता। कक्षा 5 या 10 हाई स्कूल जैसे कंप्लीट किया, उसके बाद में शादी के लिए सोचना, एजुकेशन की बहुत कमी है, उसको लेके क्या कहें? देखिए, ये अब नहीं है, ये अगर पौराणिक काल से कहा जाए कि जितना शरीर को भोजन की ज़रूरत है उतना ही शिक्षा की भी ज़रूरत है। तो मुझे लगता है कि आगे समाज में बढ़ने के लिए और अपने आप को प्रूफ करने के लिए कि हम भी हैं या हम भी इंसान हैं, तो मुझे लगता है कि शिक्षा एक ऐसा माध्यम है कि जो हर व्यक्ति के जीवन में होना ही चाहिए। रहा सवाल आपने जो एक विशेष वर्ग की बात की, एक्चुअली वहाँ अगर लड़कियों की बात की जाए तो लड़कियों की क्या, मैं तो कहूँगी कि लड़के भी बहुत कम शिक्षित हैं वहाँ। वो उनका जो फंडा है वो कुछ है ही ऐसा कि हम जैसे हैं वैसे ही ठीक है ना। या लड़कियों की तो वहाँ महिलाओं के कहना चाहिए कि कोई कद्र है ही नहीं। वहाँ तो महिलाओं को सिर्फ एक ये है कि भाई शादी कर ली और बच्चे पैदा हो गए, उनका परिवार बढ़ा दिया, पॉपुलेशन बढ़ाते जा रहे हैं, वो एक अलग चीज़ है। उसके सिवाय वहाँ दूसरी चीज़ नहीं, या उनका घर में उनको रोटियाँ बना दिया, खाना बना दिया, खाना खा लिया, उसके सिवा उनका तीसरा कोई रोल ही नहीं है। तो वो तो समुदाय ऐसा, पर मैं फिर भी कहूँगी क्योंकि वो भी इस समाज के ही अंग हैं और महिलाएं भी हैं उसमें, तो महिलाएं बहुत घुटती भी हैं वहाँ। बहुत सारी महिलाएं ऐसी आती हैं, मैं कहती अगर मेरे पास केसेस जितने आते हैं तो उसमें 50% मोमडन के भी केस होते हैं। ऐसा नहीं होता कि वहाँ सारी हिंदू ही हिंदू आती हैं और उनकी सिर्फ लाचारी ऐसी होती है सिर्फ अशिक्षित होने के कारण, कि वहाँ तो ये होता है कि एक महिला है कि उसने दूसरी शादी कर ली, दूसरी दो बीवियाँ एक आदमी की मेरे पास है और वो तीसरी शादी करने को तैयार है। तो ये क्या है, ये शिक्षित ना होना ही तो है कि उन महिलाओं को उस नज़रिए से देखा ही नहीं जाता कि इनकी कोई अपनी वॉइस भी है। उनको तो बस एक बस ऐसे भेड़ बकरियों की तरह हाँक के जा रहे हैं कि भाई ठीक है, अपना घर में खाना बना दिया, बच्चे पैदा कर दिए, बच्चों को पाल दिया, उनका अपना जो भी है उनका काम पूरे कर दिए, बस ये उन्होंने महिलाओं के बारे में टेंडेंसी बनाई हुई है। पर चूँकि मुझे लगता है कि अगर वो भी कुछ समाज में आगे चाहते हैं, क्योंकि पुरुष हो या महिला हो, समाज कोई भी हो, दोनों ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी हैं और इन दोनों के बगैर अगर समाज को या किसी धर्म की बात करो, समाज की बात करो, किसी भी बात करो, अगर हम कल्पना करें कि हम आगे बढ़ जाएंगे दोनों साथ मिले हुए, तो संभव ही नहीं है। तो अगर दोनों को साथ चलना है और आगे बढ़ना है और अपनी समाज में अपने आप को एक कुछ प्रूफ करना है कि भाई हम भी हैं, तो मुझे लगता है कि महिलाओं को भी शिक्षित बनाना चाहिए, उन्हें भी एक जो समाज की मुख्य धारा है उससे जोड़ना चाहिए भी, और जोड़ने देने का उनको मौका भी देना चाहिए कि वो जुड़ें वहाँ से। तो मैं तो सभी को यही संदेश दूंगी कि जितना खाना ज़रूरी है उतना शिक्षा भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और शिक्षा के माध्यम से उनका एक और भी प्रॉब्लम ना कि अगर वो शिक्षित हो जाएंगी तो वो अपना अधिकार जानेंगी, अगर अधिकार जान लेंगी वो तो फिर पुरुषों के साथ कुछ ना कुछ तो अपना चाहेंगी कि उनको कुछ मिले, तो वो सब वहाँ होती नहीं, वो चाहेंगे ही नहीं कि कभी महिलाएं आगे बढ़ें। और फिर भी अगर जो भी मुझे महिलाएं सुनेंगी या मुझे कहेंगी तो मैं ज़रूर कहूँगी कि आप भी शिक्षित बने, अपने बच्चों को भी शिक्षित बनाएं, लड़का हो या लड़की हो, शिक्षित होना बहुत ही महत्वपूर्ण है किसी भी एक अच्छे समाज के लिए, अच्छे परिवार के लिए। तो मुझे लगता है कि शायद अब कुछ जागरूकता आ जाए, क्योंकि हम जैसा देख रहे हैं कि जो पता नहीं कहाँ क्या क्या हो रहा है, आपको भी सब पता ही है। तो अगर इन चीज़ों को देखेंगे तो शायद कुछ जागेंगे। हाँ, चलते चलते थोड़े युवाओं की भी बात कर लेते हैं कि आजकल की जो पीढ़ी है वो नशे की तरफ आदी होती जा रही है। एक ड्रिंक करना हो या स्मोकिंग करना हो, उसे पैशन मानते हैं। उसके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मैं आजकल की जो युवा पीढ़ी है, मैं बिल्कुल इतना कहना तो ज़रूर चाहूँगी कि आज के जो युवा हैं वो मल्टी टैलेंटेड हैं, उनमें बहुत टैलेंट है ना। पर ये भी सही बात है कि कहीं ना कहीं भटकाव भी उनमें है, और भटकाव का कारण मैं बहुत ज़्यादा फिर भी मैं कहूँगी कि मैं सोशल मीडिया को बहुत मानती हूँ, क्योंकि ये क्या है, ये पाश्चात्य जो ज़िंदगी को अपना रहे हैं ना, ये जो बच्चे एडॉप्ट कर रहे हैं, इसमें पेरेंट्स का भी रोल है। क्योंकि हम बच्चों को, हम अपनी फैमिली को, आपने देखा होगा, मैं बहुत ज़्यादा नोटिस करती हूँ ये चीज़ें कि हम मॉडर्न बनाने की दौड़ में, रेस में शामिल हैं। ठीक है, अब तो मैंने कितनी जगह देखा है कि बेटा और बाप दोनों एक साथ बैठ के ड्रिंक कर रहे हैं, या ये तो बाप बड़े प्राउड से कहते हैं कि भाई आप बाहर नहीं करोगे, आप तुम्हें ड्रिंक करनी है तो मेरे साथ करो। ऐसी कौन सी चीज़ है, ऐसा कौन सा तुम उसकी सेहत टॉनिक पिला रहे हो उसको कि तुम कहोगे कि नहीं बाहर ये नहीं। अरे भाई, उससे कहो कि तुम बाहर भी नहीं कर सकता तो यहाँ भी नहीं कर सकता,
तो बात समझ में आती है। तो जब इतनी इतनी छोटी छोटी चीज़ें मिल जाती हैं बच्चों को, दूसरा क्या है, हर चीज़ बहुत ईजी हो गई, पहुँच हर जगह तक बहुत आसान हो गई बच्चों की। तो मैं तो आपके माध्यम से ये कहूँगी कि हमारा जो नौजवान है, वो लड़के हों या लड़कियाँ, बहुत ही टैलेंट है। अगर इंडियन बच्चों की बात करूँगी, आज कहीं जाके देखते हैं हम, तो हमें गर्व महसूस होता है कि जहाँ भी आप अच्छी अच्छी पोस्ट हैं वहाँ देखेंगे, किसी भी फॉरेन कंट्री में, क्योंकि मैं बहुत फॉरेन जाती हूँ, मैंने बहुत घूमा हुआ है, कि वहाँ जहाँ भी अच्छी पोस्ट होती हैं वहाँ इंडियन बच्चे होते हैं, और ये देख के हमें भी प्राउड फील करते हैं कि भाई क्या बात है ना। लेकिन अगर हमारा नौजवान और हमारा युवा भटक रहे हैं, तो ये एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। मैं तो कहूँगी थोड़ा सा घर वालों को भी इसमें ध्यान देना चाहिए, और थोड़ा नौजवानों से भी कहती हूँ कि थोड़ा अपनी सेहत को भी देखते हुए भी, और आपका भविष्य बहुत उज्जवल है, क्योंकि आप जो चाहेंगे वो कर जाएंगे। वो अलग बात है कि आप गलत में चाहेंगे तो गलत कर जाएंगे, सही चाहेंगे तो सही कर जाएंगे, पर जब भविष्य अगर हम उज्जवल की बात करते हैं तो वो अच्छे काम करने में होती है। तो मैं तो सिर्फ यही कहना चाहूँगी आपके माध्यम से कि थोड़ा सा इन चीज़ों से दूर रहें, थोड़ा सा फ़ोन को भी अपने से दूर रखें, थोड़ा सोशल मीडिया से भी दूर रहें, थोड़ा पढ़ाई का एक अपना आदत डालें, थोड़ा बुक्स को अपने नज़दीक बुलाएं, बुक्स को अपनी दोस्त बनाएं, और एक अच्छे पारिवारिक माहौल में बच्चों को रखें। पेरेंट्स से भी मैं आपके उससे यही कहना चाहूँगी कि बच्चों को भी थोड़ा टाइम दें, बच्चों के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करें, बच्चों के भी दिल की बात पूछें, बजाय इसके कि हम ये कहें कि नहीं साहब आप यहाँ बैठिए और यहाँ ये सब काम कीजिए। तो बच्चों के भी दिल की बात पूछें, बच्चों को थोड़ा अपना टाइम दें, तो शायद फिर हम बहुत सारी चीज़ों पे लगाम लगा सकते हैं और कंट्रोल कर सकते हैं। जी। चलिए, लास्ट और आखिरी सवाल आपसे पूछेंगे कि टोटल जैसे आपने बताया, पॉलिटिक्स तो नहीं बोलते, राजनीति बोल लेते हैं उसको, कि जिसको राज करने की नीति आती हो, टोटली कैसा अनुभव रहा आपका? क्या महिलाओं को राजनीति में आना चाहिए? राजनीति बहुत अच्छी जगह, राजनीति एक कहना चाहिए कि देश की एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है। तो जब अगर महिलाओं की बात आती है, और अभी तो मैं आपको बताना चाहूँगी, क्योंकि 33% का आरक्षण जो माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा, क्योंकि जब हम छोटे छोटे थे तब से सुनते आ रहे थे कि भाई 33% आरक्षण होगा, क्या 33% रिजर्वेशन है महिलाओं के लिए, होने वाला है, नहीं हुआ। आफ्टर ऑल वो टाइम भी आ गया, पर अब आ गया, तो उसमें 33% महिलाओं को होना ही चाहिए। और होना चाहने के लिए मैं उनसे भी ये कहना चाहूँगी कि इस लायक भी आपको बनना पड़ेगा अगर आप राजनीति में आना चाहते हैं, क्योंकि राजनीति भी एक समाज में अपना योगदान देने के लिए, समाज में अपनी विचारधारा को आगे रखने के लिए, अपने विचारों को आगे रखने के लिए, समाज में एक अच्छा हेल्दी एटमॉस्फेयर देने के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि महिलाओं को भी आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि देश की आधी आबादी है। उसके लिए आपको थोड़ा शिक्षित भी होना पड़ेगा, थोड़ा जागरूक होना पड़ेगा, समाज की मुख्य धारा से में जुड़ने के लिए आपको इस योग्य बनाना होगा। तो मेरा सब महिलाओं से यही निवेदन है कि थोड़ा जागें और थोड़ा आगे बढ़ें, और हमें कैसे अच्छे काम करने हैं थोड़ा अपना दिमाग उस तरफ लगाएं। तो जो आपके लिए ये प्लेटफॉर्म माननीय प्रधानमंत्री जी ने तैयार किया है, मुझे लगता है इसके योग्य आप बन पाएंगी। तो इसलिए राजनीति में आना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अभी 33% है, मैं तो कहती हूँ कि 50% होना चाहिए महिलाओं के लिए। अगर देश की आधी आबादी है तो उसमें शासन करने में क्यों नहीं हो सकती, या देश चलाने में आधी आबादी का उपयोग क्यों नहीं किया जा सकता है। पर महिलाओं को भी उसके योग्य बनना होगा, उनको भी निकलना होगा, उनको शिक्षित बनना होगा, उनको स्ट्रांग बनना होगा, उनको मानसिक रूप से भी, शारीरिक रूप से भी और आर्थिक रूप से भी। थोड़ा सा ये सारी चीज़ें हैं, जो नए नए बच्चे हैं उनको भी थोड़ी अच्छी प्रेरणा दें, अच्छी शिक्षा दें, और समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का काम करें। ना कि ये आजकल बच्चों में एक प्राइवेसी जो शब्द है वो एक ऐसा हो गया है कि नहीं हमें भी थोड़ी सी प्राइवेसी चाहिए। अगर घर है, पहले घर छोटे होते थे, परिवार बड़े होते थे, आज परिवार छोटे हैं और घर बहुत बड़े हैं। तो वो जो स्पेस है, उस स्पेस को कम करने के लिए इसमें माँ बाप की भूमिका भी बहुत हो जाती है, क्योंकि परिवार छोटे हैं। तो थोड़ा सा टाइम बच्चों को दें, बच्चों के साथ रहें, और उनको शुरू से आदत डालें कि वो एक दूसरे के साथ अपना टाइम स्पेंड करें। तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा रहेगा। जी, जैसे कि आपकी तरफ से भी सहयोग वाले काम किए जाते हैं, और हमारी यूपी की बात का चैनल हमेशा से जन समस्याओं को उठाता है, जनता की आवाज़ बनता है। क्या आप मैसेज देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे यूपी की बात की तरफ से? नहीं, मैं कहना चाहूँगी, क्योंकि मैंने भी देखा है आपके चैनल को बहुत नज़दीकी से, और सच बात ये भी है कि जो ऐसे मुद्दे होते हैं जिनको समाज में उठाना चाहिए, वो मुद्दे आपकी तरफ से उठाए जाते हैं। और अगर आपके
आपके जैसे लोग ही सारी मीडिया से की अगर मैं बात करूं, क्योंकि सभी बहुत अच्छे हैं और सब बहुत अच्छे मुद्दों को भी उठाते हैं, लेकिन हम कुछ अच्छे मुद्दों को ज़रा ज़्यादा फोकस करते हैं तो मुझे लगता है वो दिमाग में ज़्यादा आती है। पर हमारे यहाँ भी कभी कभी ऐसा होता है ना कि जो हम जिसमें हमें कोई नेगेटिव बात है हम उसको बहुत ज़्यादा उछालते हैं, कोई अच्छी बात है तो हम उसको एक बार सुनाया और चुप हो गए। पर मुझे लगता है कि अब जब अच्छी बातों को भी हम प्रमोट करते हैं तो उसका समाज में मैसेज अच्छा जाता है। अच्छे लोग अगर कोई अच्छा काम कर रहे हैं तो उसको भी आपके माध्यम से अगर लोग दिखाएंगे तो मैं कहूँगी 10 नहीं होंगे, अगर एक आदमी भी मोटिवेट हो रहा है तो कहीं ना कहीं समाज को बदलने का काम कर रहा है। तो शायद ये आप लोगों की तरफ से एक अच्छा मैसेज होगा। तो आई होप कि सब अच्छा होगा और आप लोगों का समाज में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। और आज तो कहना चाहिए कि आप एक इतनी मजबूत कड़ी हैं समाज के बीच में कि जिस पे बहुत भरोसा लोग करते हैं और जो आप दिखाते हैं उसको सच भी मानते हैं और उसको फॉलो भी करते हैं। तो इसलिए आपकी जिम्मेदारी भी बहुत बड़ी बनती है। जी, तो मैम बहुत बहुत धन्यवाद आपका बातचीत के लिए। हमने थैंक यू। बहुत अच्छी अच्छी बातें जानी महिला सशक्तिकरण को लेकर। तो हमारे साथ मौजूद थी उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर बबीता चौहान जी। तो अगली बार आपसे फिर होगी मुलाकात एक नई शख्सियत के साथ में। आप देखते रहिए यूपी की बात।